हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन के 69th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 4 पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है, जिसके अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और तथ्यों को याद करने की कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई है। पहला, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, और दूसरा, नए राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद में निहित है। ये कथन सही है। दूसरा है, किसी भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता। ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, कम से कम भारत के आधे राज्यों से अनुमोदन आवश्यक है। तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का संबंध संविधान के अनुसूची 1 से है। ये सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ये कथन भी सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये कथन गलत है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 9वें संविधान संशोधन बेरूबारी मामले से संबंधित है। तो ये कथन भी सही है। और 9वां संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान से, ऑप्शन ए। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था, जिसका संबंध बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों के आदान प्रदान से है। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था, और बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनमत संग्रह के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति एस.के. धर, ऑप्शन ए। जून 1948 में न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जिसने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया था, और यह एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की गई थी, और इसके अन्य 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। और इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, राज्यों के गठन का कालक्रम अनुसार सही है। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था, गुजरात का गठन 1960 में, नागालैंड का गठन
1963 में हुआ था और हरियाणा का गठन 1966 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन राज्यों का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, उड़ीसा एवं असम, ऑप्शन ए। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया। नेक्स्ट है, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। लोक नियोजन में क्षमता यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा समता या समानता। समानता का अधिकार आर्टिकल 16 के अनुसार, तो ये सही है। वाक्य स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अनुसार, ये भी सही है। और संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सही है। ये तीनों अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इन तीनों में से कोई भी अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। और अनुच्छेद 11 के तहत संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगातार 7 वर्ष रहने पर सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद संख्या तथा विषय वस्तु का मिलान करें। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 में कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, ये चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, यह सही है। संसद में सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, भारत से लगातार 5 वर्ष तक बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो ये कथन गलत है। भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर सरकार के द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यह सही है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, तो ये कथन गलत है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के समान है। भारत में नागरिकता संबंध कानून की अंतिम बार 2019 में संशोधन किया गया, तो ये भी सही है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यह सही है। यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यह कथन भी सही है।
और पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक की किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों कथन भारतीय नागरिकता समाप्त होने के संबंध में सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 का संबंध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार से। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही नहीं है। संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। तो ये कथन गलत है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। ये असीमित नहीं लेकिन वाद्य योग्य हैं। ये कथन भी सही है। मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। ये कथन भी सही है। भारतीय संविधान में वर्णित कुछ मौलिक अधिकार शत्रु देशों के नागरिकों को छोड़कर विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है, जिसमें कानून के समक्ष समानता का वर्णन आर्टिकल 14 में किया गया है, सामाजिक समानता का वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है और अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसमें आर्थिक समानता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है और इसका वर्णन अनुच्छेद 300A में किया गया है। विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने 1928 में मूल अधिकार की मांग रखा। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये भी सही है। 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंधी प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये कथन भी सही है। और 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। पहला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। ये सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। ये भी सही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। ये गलत है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित मौलिक अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ऑप्शन ए। और इसका वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 3 के प्रायोजनों के लिए राज्य शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। भाग 3 के प्रायोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है और अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में भारत सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, ये सही है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये भी सही है। ये तीनों मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अस्पृश्यता शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, जबकि संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गलत युग्म है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार की, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निर्युद्ध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने एवं बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है विधि का शासन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ये गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, जिसे अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 300 क में किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है, तो ये गलत है। संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संसद के द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, तो यह सही है। और इसका वर्णन केशवानंद भारती बनाम केरल वाद्य में उच्चतम न्यायालय ने किया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यह सही है। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के बाद में अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधार ढांचा घोषित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में समानता के अधिकार का वर्णन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति एवं अप्रतिष्ठापूर्ण है, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, संविधान केवल भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये कथन भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना तो 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, यह सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, सही है। और भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत रखता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के लिए उपलब्ध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के लिए उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को जारी करता है? तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, सही सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 25 अंतःकरण तथा धर्म प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये चारों सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विभिन्न विद्वानों अथवा व्यक्तियों के कहे गए कथनों का मिलान करें। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, तो ये कथन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, के.टी. शाह। नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों की भावना सच्चे कूड़ेदान के समान है, टी. कृष्णामाचारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत है? पहला है, ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है, ये सही है। ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये भी सही है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये भी सही है। और इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः लागू होते हैं, तो ये गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है, ऑप्शन बी। और संसद के द्वारा
अनुच्छेद 39D का अनुसरण समान नागरिक प्रश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 खा को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 43 खा को संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 39 च, 39 क, 43 क और 48 क जोड़ा गया है। 39 च में शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, 39 क में समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना और अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना है। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएं। अनुच्छेद 39 क में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनुचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक तत्व है? पोष आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसका वर्णन अनुच्छेद 48 क में किया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास, इसे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों कथन नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? पहला है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। तो ये गांधीवादी सिद्धांत में नहीं शामिल है। ग्राम पंचायत को संगठित करना, ये सही है और इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इसका वर्णन अनुच्छेद 43 में किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए यथाउचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 गांधीवादी सिद्धांतों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया है। तो ये सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूसी संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और इसके अनुसार संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये मूल कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये भी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल है। और राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, तो ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसका वर्णन नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 क में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति और राज्यों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्वक संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करने का वर्णन है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। और अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये सही है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, तो ये गलत है। इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। और अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। पहला है, मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ये सही है। मौलिक अधिकार के हनन पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, तो ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और मौलिक अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकती है। नेक्स्ट है, परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, ऑप्शन सी। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और यह रिट किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। इसे निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिषेध, ऑप्शन सी। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, और इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और प्रतिषेध संबंधी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? उत्प्रेषण रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेषण।
नेक्स्ट है न्यायालयों द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों को विधिमान्य घोषित कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करती है। तो इसका सही उत्तर है 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और रिटों का वर्णन अनुच्छेद 32(2) में किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध विधि के संबंध में प्रावधान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुसार किस वर्ग के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष के बालकों को। और इसे भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29-30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को अधिकार प्रदान किया गया है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण, ये सही है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ये भी सही है। और संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा सही है यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा निम्न में से किस आधार पर नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म समुदाय के आधार पर। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अधिकार को राज्य द्वारा लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। धर्म समुदाय के आधार पर उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़ताल एवं बंद का अधिकार, ऑप्शन बी। हड़ताल एवं बंद का अधिकार असंवैधानिक है, इसका किसी भी मौलिक अधिकार में वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(1) में भूत लक्षित दंडित विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण का वर्णन है और अनुच्छेद 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।